हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी आवेश के चारों तरफ, ये प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ वह क्षेत्र जहाँ तक ये किसी दूसरे आवेशित कण को या तो अट्रैक्ट करता हो या तो अपनी तरफ आकर्षित करता हो या फिर प्रतिकर्षित करता हो, इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके अंदर तो ये आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन इसके बाहर आवेशित कण पर कोई प्रभाव नहीं हो। तो जिस क्षेत्र तक ये आवेश या फिर आवेशों का निकाय किसी दूसरे आवेशित कण को आकर्षित करता हो या फिर प्रतिकर्षित करता हो, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। किसी बिंदु आवेश या बिंदु आवेशों के निकाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को सबसे पहले फैराडे ने उपयोग किया, यानी विद्युत क्षेत्र का जो नाम किसने दिया? फैराडे ने दिया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश है, हमने कोई परीक्षण एकांक, इसको परीक्षण आवेश कह सकते हैं। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने अज्यूम कर लिया Q0 परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश, ये कोई आवेश Q है और यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इस Q0 पर कितना बल लगेगा? F कूलाम बल। F इक्वल टू इनके बीच की डिस्टेंस, दूरी R, तो Q0 अपॉन में R स्क्वायर, Q0 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपॉन में Q0। सदिश फॉर्म में लिखे तो सदिश ये आ गई वैल्यू।
एफ सदिश अपॉन में क्यू नॉट सदिश। यहाँ पर अगर सदिश फॉर्म में लिखना चाहें तो एफ सदिश, तो ये आर कैप, तो ई सदिश इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और इसके डिवाइड में परीक्षण आवेश क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, और ई सदिश इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। ये वैल्यू आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर परिमाण फॉर्म में लिखे हैं तो ई सदिश परिमाण इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, परिमाण होगा इसका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसकी विमा निकालें, विमा क्या होगी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसकी विमा यहां से निकालेंगे इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नोट, इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नोट, इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नोट विमा, तो इक्वल टू एफ की विमा एम एल टी माइनस 2 अपॉन में क्यू नोट क्योंकि ए टी आवेश की बताई थी धारा गुणा समय, और इसकी विमा है एम एल टी माइनस 2, और इसकी विमा आ जाएगी हमारे पास एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। विद्युत क्षेत्र की विमा, विद्युत क्षेत्र की विमा हम लिखेंगे एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। फॉर्मूला अगर देखें तो एक फोर्स का फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें तो एफ सदिश इक्वल टू क्यू नॉट ई सदिश भी निकाल सकते हैं। यहाँ से क्यू नॉट इधर आ गया तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई सदिश, एक नया फॉर्मूला है बल का क्यू नॉट ई सदिश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान रखना है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और एफ की वैल्यू अगर निकालना चाहे क्यू नॉट ई सदिश ऐसे निकाल सकते हैं। अगर कोई विद्युत क्षेत्र है ई सदिश, इसके अंदर कोई प्लस चार्ज है प्लस, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके ऊपर जो बल लगेगा एफ इक्वल टू क्यू ई सदिश इस दिशा में लगेगा, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है इसी दिशा में लगेगा। अगर माइनस कोई आवेश है, माइनस आवेश है कोई, ये कोई है इसके ऊपर माइनस आवेश है, तो इसके ऊपर बल जो लगेगा एफ इक्वल टू क्यू ई सदिश इस दिशा में लगेगा, माइनस की दिशा में लगेगा, ये ध्यान रखें। अगर प्लस आवेश है तो एफ जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, माइनस है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। ये विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश है कोई, प्लस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र निकलता है, विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा विद्युत क्षेत्र ई सदिश, और माइनस है तो विद्युत क्षेत्र इसकी तरफ आएगा ई सदिश। अब बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण
विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश है उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अज्यूम कर लिया हमने ये क्यों आवेश है, यहाँ पर क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर एफ सदिश एफ बल लगा हुआ है, एफ बल, और ई सदिश भी इसी दिशा में होगा। इसको O पॉइंट ले लिया, इसको P पॉइंट ले लिया। सेम है हमारे पास। बल कितना होगा, कूलाम के नियम से बल इक्वल टू F इक्वल टू K क्यू नॉट अपॉन में R स्क्वायर, और K क्यू नॉट अपॉन में R स्क्वायर, और सदिश फॉर्म में लिखे तो R कैप। यहाँ पर हमने अज्यूम किया, माना Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कूलाम के नियम से बल की वैल्यू ये आ गई, K क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश इक्वल टू F सदिश अपॉन में क्यू नॉट, और ये वैल्यू आ गई K क्यू नॉट R कैप अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, और E सदिश की वैल्यू आ गई हमारे पास K क्यू अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये वैल्यू K की वैल्यू पुट करना चाहें तो पुट कर सकते हैं, इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर R कैप। कंप्लीट फॉर्मूला ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पर देखें विद्युत क्षेत्र जो E है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, 1/r स्क्वायर के, 1/r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ कैसे बनेगा, E इधर है, R इधर, जैसे जैसे हम R की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे E की वैल्यू घटती चली जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, एक राशि को बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि घटती है। अब उसके बाद हम अगर देखें डायरेक्ट ऐसे लें 1/r स्क्वायर और E के बीच में ग्राफ खींचें, तो ये एक दूसरे के समानुपाती है, तो सीधी लाइन खींची जाएगी। 1/r स्क्वायर के समानुपाती है और R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये दो ग्राफ बनेंगे। अब माध्यम के लिए देखें, किसी माध्यम के लिए जिसका परावैद्युतांक εr है, तो E सदिश इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/4πε Q अपॉन में R स्क्वायर R कैप, और E सदिश इक्वल टू 1/4πε0 εr Q अपॉन में R स्क्वायर R कैप, ये मान होगा। अब देखिए यहाँ पर εr की जो वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा εr की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये जो माध्यम में विद्युत क्षेत्र है EM, माध्यम में विद्युत क्षेत्र है, εr की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब डिवाइड में 2, 3, 4 ऐसे कुछ आएगा। तो EM की जो वैल्यू होगी, EM हमेशा लेस देन होगा E से।
ई से हमेशा लेस देन होगा, ई एम इज लेस देन ई। और ऐसे लिख सकते हैं ई एम इक्वल टू ई अपॉन में एप्सिलॉन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ई एम इक्वल टू ई अपॉन में एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन आर को हटा के ये सारा कंप्लीट ई बन जाएगा, तो अपॉन में एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू आ गई। ध्यान रखना ई समानुपाती किसके होता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के, यानी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, और 1 अपॉन आर स्क्वायर के समानुपाती, समानुपाती है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, और आर स्क्वायर के, आर या आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। और माध्यम के लिए एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन एम कर रख देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। अब है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेशों का निकाय हमने अज्यूम कर लिया Q1, ऐसे ही ये पॉइंट ले लिया हमने, इसके कारण इसके ऊपर इस बिंदु पर E1 सदिश विद्युत क्षेत्र है, ऐसे Q2 है, E2 विद्युत क्षेत्र, ऐसे Q3 Qn, इसके कारण Q3 और 2 डॉट Qn, इसके कारण विद्युत क्षेत्र E3 और En। यहाँ पर जो दूरी R1, R2, R3, Rn और P और Q1 के बीच की दूरी R01, R02 और ये R03, और ये जो है दूरी ये R0n और ये R03 दूरी होगी। तो इस निकाय के कारण P बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह द्वारा, बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण, प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता के सदिश योग के तुल्य होता है।
सदिश योग के तुल्य होता है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हर बिंदु आवेश Q1 के कारण इसके ऊपर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, Q2 के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, Q3 के कारण, और डॉट डॉट Qn के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इन सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अगर सदिश योग कर दे तो P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। देखिए E इक्वल टू ई सदिश इक्वल टू या फिर पी सदिश इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट En सदिश। यहाँ पर EP सदिश फॉर्मूला देखें, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू 1 अपॉन में दोनों के बीच में दूरी R01 सदिश का होल स्क्वायर R01 कैप प्लस में के क्यू 2 अपॉन में R02 का होल स्क्वायर R02 का कैप प्लस के क्यू 3 अपॉन में R03 का होल स्क्वायर और R03 कैप। ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए प्लस के क्यू 3 क्यू एन अपॉन में R0n सदिश का होल स्क्वायर R0n कैप। ये वैल्यू आ जाएगी। अगर कॉमन ले तो हम के कॉमन आ गया, उसके बाद के की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/4πε0 कॉमन आ गया। Q1 अपॉन में R01 सदिश का होल स्क्वायर R01 कैप प्लस में Q2 अपॉन में R02 सदिश का होल स्क्वायर R02 कैप प्लस Q3 अपॉन में R03 सदिश का होल स्क्वायर R03 कैप। ऐसे डॉट डॉट Qn अपॉन में R0n सदिश का होल स्क्वायर R0n कैप। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसी बिंदु P पर निकाय बिंदु आवेशों के समूह के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये वैल्यू होगी। सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर खत्म होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र के किसी भाग में खींची गई काल्पनिक रेखा या वक्र है, काल्पनिक रेखा या वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर
जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, व्यक्त करती है, दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र के किसी भी भाग में हम कोई रेखा खींच दें या फिर वक्र खींच दें, उसके किसी भी बिंदु पर, जैसे ये वक्र है हमारे पास, ये वक्र हमने खींच दिया, एक रेखा खींच दी, इसके किसी भी बिंदु पर अगर हमने P बिंदु है तो ई पी सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर खींचे ई क्यू बिंदु पर खींचा हमने तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र लग रहा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब प्लस, जो भी प्लस चार्ज है उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखा है बाहर की तरफ निकलती है ऐसे। माइनस आवेश है उसकी तरफ विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आती है। अगर दो प्लस आवेश पास पास रखे हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ प्रतिकर्षित होगी तो ऐसे जाएगी। प्लस आवेश है तो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। इसके बीच में एक ऐसा बिंदु आता है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु N, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं और बराबर होते हैं। इस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का मान इस पर 0 होता है। ऐसे ही अगर हम देखें तो एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, इसके कारण विद्युत बल रेखा ऐसे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है या फिर विद्युत बल रेखा। माइनस की तरफ आएगी, प्लस से बाहर की तरफ निकलेगी। ये लंबवत निकलती है, ये ध्यान रखिए, लंबवत 90 डिग्री एंगल पर निकलती है सभी, और 90 डिग्री एंगल पर ही ये मिलती है, माइनस पर मिलती है और प्लस से निकलती है और माइनस पर खत्म होती है, समाप्त होती है। लेकिन लंबवत निकलती है, लंबवत ही आती है। अगर विद्युत बल रेखाओं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखा
ओ के गुणधर्म। इसके गुणधर्म क्या क्या है? पहला गुण, ये प्लस आवेश से निकलती है और माइनस आवेश पर खत्म होती है। ये बल रेखा है, ये क्षेत्र रेखा है। धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। यदि कोई एकल आवेश है तो यदि कोई एकल धन आवेश है तो ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती है। यदि कोई एकल ऋणावेश है तो ये रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा इसका गुण है, इन बल रेखाओं, इन क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। इसमें ध्यान रखना, एकल धनावेश है तो इसका मतलब अनंत से, ये धनावेश है अनंत से आ रही है, अनंत की तरफ जा रही है। एकल धनावेश है तो धनावेश से प्रारंभ होके अनंत पर जाती है ये, और ऐसे ही ऋणावेश है तो अनंत से आएगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसकी परिभाषा ही है एक तरह से। किसी बिंदु पर अगर इन रेखाओं के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। थर्ड है यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। परिमाण के समानुपाती होती है। अगर ज्यादा विद्युत
क्षेत्र रेखाएं हैं तो आवेश का परिमाण भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो आवेश का परिमाण भी ज़्यादा होगा, एक दूसरे के समानुपाती होती है। ये बल रेखाएं हैं। अगर किसी क्षेत्रफल से के लंबवत अगर बल रेखाएं ज्यादा निकल रही है तो प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, और अगर विद्युत बल रेखाएं कम निकल रही है तो दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पर प्रबल विद्युत क्षेत्र और यहाँ पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र। इसके लिए किसी बिंदु पर क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। यदि लंबवत क्षेत्रफल से अधिक बल रेखाएं क्षेत्र रेखाएं गुजरती है तो प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, और अगर कम बल रेखाएं गुजर रही है तो ये दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पर प्रबल विद्युत क्षेत्र क्योंकि यहाँ पर बल रेखाएं लंबवत बल रेखाएं ज़्यादा गुजर रही है, यहाँ पर लंबवत बल रेखाएं कम है और यहाँ पर कोई बल रेखाएं इससे गुजर नहीं रही है, तो इसका मतलब दुर्बल विद्युत क्षेत्र हो। फिफ्थ है इसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। यदि ये बल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर
कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अर्थात उस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, दो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, जो कि असंभव है, जो कि संभव नहीं है। देखिए कैसे, ये बल रेखा है, दूसरी बल रेखा ये है। इस बिंदु पर अगर ये कट होती है तो इस बिंदु पर ऐसी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और ऐसी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ई ये पी पॉइंट है, ईपी, और ये भी ईपी लें, ये पॉसिबल नहीं है, ये इक्यू हो जाएगा, डायरेक्शन अलग हो जाएगी इसकी। दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं होती है, क्योंकि ये धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। सेवंथ है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है, सदैव लंबवत होती है। देखें ये कोई आवेशित गोला है, तो इसके चारों तरफ ये जो पृष्ठ होगा इसको कहते हैं समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। विद्युत बल रेखा बाहर की तरफ निकलेगी ऐसे, तो ये एक दूसरे के लंबवत होगी 90 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री। ई सदिश और समविभव पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत होते हैं। 8 है यदि विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर व उनके मध्य समान दूरी होगी। कैसे? ऐसे समांतर रेखाएं होगी, इनके बीच की दूरी भी समान होगी। ये समरूप विद्युत क्षेत्र हो। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है और समरूप
विद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा है समांतर और समान दूरी पर होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। अगर कट करेगी तो वहां पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जो संभव नहीं। ये इसके गुणधर्म है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव है इसका मतलब दो ध्रुव होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। विद्युत है तो इसका मतलब ध्रुव कौन से होंगे, एक तो प्लस होगा और एक माइनस। इसकी परिभाषा देखें, दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाए तो उस व्यवस्था को यदि दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाए तो उस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो आवेश, एक हमने अज्यूम कर लिया माइनस क्यू आवेश, दूसरा हमने अज्यूम कर लिया प्लस क्यू आवेश, ए और बी बिंदु पर रखे हुए हैं। इसको क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। अल्प दूरी है दोनों के बीच में, अज्यूम कर लिया 2a डिस्टेंस है, दोनों के बीच की दूरी 2a, विद्युत द्विध्रुव बन गया है विद्युत द्विध्रुव। अब इसके मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु O को विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। ये इसका केंद्र है, दोनों के मध्य बिंदु है Q और माइनस Q। इन दोनों के बीच का जो बिंदु है इसको विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं, ये ध्यान रखना। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। ये जो रेखा होगी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये अक्षीय रेखा और इसके लंबवत जो रेखा होगी और इसके लंबवत 90 डिग्री पर, और किससे गुजरती है, केंद्र से गुजरने वाली, और इसकी अक्षीय रेखा के लंबवत, इसको कहते हैं निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से
केंद्र से गुजरने वाली तथा अक्षीय रेखा के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। इस रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। अब आता है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या फिर द्विध्रुव आघूर्ण भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर देखें, ये दो आवेश है -q + q, दोनों के बीच में दूरी है 2a। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनकी द्विध्रुव के मध्य की दूरी के गुणनफल को, किसी एक आवेश का परिमाण -q है तो +q, तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कहें या फिर द्विध्रुव के मध्य की दूरी को, द्विध्रुव की लंबाई को अगर किससे मल्टीप्लाई कर दें, हम आवेश के परिमाण से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, किसी आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य तथा आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश का परिमाण कहें, यानी P = Q N2 में, इनके बीच की दूरी 2a। सदिश फॉर्म में लिखें तो P सदिश = Q N2 में 2a सदिश, ये वैल्यू होगी। इसका मात्रक क्या होगा? इसकी दिशा देखें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ, धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश से धनावेश की ओर, ये P सदिश ऐसे होगी। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक Q कूलाम × मीटर, कूलाम × मीटर।
दूसरा मात्रक होता है इसका डिवाइड। डिवाइड दूसरा मात्रक होता है इसका डिवाइड। 1 कूलम्ब मीटर इक्वल टू 1 डिवाइड। विमा देखें, कूलम्ब की 80, दूरी की L। इसको फॉर्मेट में लिखे m�0 L T A, ये इसकी विमा होगी। ध्रुवीय अणु होते हैं, कुछ अणु ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय अणु कौन से होते हैं? जिनके अंदर धनावेश तथा ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं। ऋणावेश का केंद्र और धनावेश का केंद्र एक दूसरे के अगर संपाती नहीं है तो वो अणु ध्रुवीय अणु होंगे। वे अणु जिनमें धनावेश, कुल धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है या विस्थापित होता है, उन्हें ध्रुवीय अणु कहते हैं। ध्रुवीय अणु कैसे होते हैं? जैसे NaCl, Na पर प्लस आ जाता है, Cl पर माइनस आ जाता है, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, Na प्लस Cl माइनस। तो इन दोनों के बीच में दोनों के केंद्र एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसे ही H2O, HCl, ये अणु ध्रुवीय अणु होते हैं। अब हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। हमने पढ़ा है E = F/Q। तो मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलम्ब। न्यूटन पर कूलम्ब इसका मात्रक होगा। विमा निकालें, F की mLt-2 और AT को हमने निकाली थी mLt-3A-2, ऐसे निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ध्यान रखना है न्यूटन पर कूलम्ब होता है।